Hello students, welcome to our series where we are solving previous year questions of various exams like JEE Mains, Advanced, NEET, CUET or board examination, right? So today we are tackling the series of JEE Mains 2025, specifically questions of capacitance, right? So I am hoping कि आपने पहले ही सारी थ्योरी वीडियोस देख ली है और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से पता है. उसके बाद ही मजा आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. और फिर से याद दिला दूं, पहले आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है और उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखना है, वरना कोई फायदा नहीं है इन वीडियोस का आपके लिए. ऑब्वियसली इट इज फॉर यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस and this is only to support you if you did not understand any particular question. Right, so without wasting any time, let's get started. The first question is of 29 January shift 2 attempt. A capacitor C1 is equals to 6 microfarad is charged to a potential difference of 5 volt using a 5 volt battery. ठीक है, the battery is removed and another capacitor of 12 microfarad is inserted in place of the battery. तो ठीक है, पहले हम इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं. कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया होगा ऑलरेडी. तो आंसर क्या होगा, 6 माइक्रोफैरेड इनटू जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, यानी कि 30 माइक्रोकूलम चार्ज जो है इस कैपेसिटर पे आ गया होगा. अब बैटरी को सीन से हटा दिया गया, दूसरा कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरेड का इंसर्ट कर दिया गया पैरेलल में. तो जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा स्टूडेंट्स बखूबी आप जानते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. नाउ व्हाट इज C1 माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो है 5 माइक्रोफैरेड, सॉरी वो है 6 माइक्रोफैरेड, और V1 कितना है 5 वोल्ट. दूसरा कैपेसिटर पूरी तरीके से अनचार्ज्ड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और नीचे आ जाएगा 18 माइक्रोफैरेड फॉर ऑब्वियस रीजंस 12 प्लस 6, राइट. तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये कॉमन पोटेंशियल जो आ रहा है वो आ रहा है 5/3 वोल्ट, और इस 5/3 वोल्ट आ जाने के बाद फाइनल चार्जेस जो हैं Q1 और Q2 के वो क्या हो जाएंगे. तो आंसर है 6 माइक्रोफैरेड और कॉमन पोटेंशियल है 5/3, तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, और सेकेंड वाले का चार्ज हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड इनटू अगेन 5/3, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम. यानी दोनों कैपेसिटर्स पे फाइनली चार्ज 10 और 20 आ गए, तभी तो दोनों का सम मिला के 30 है. तो पहले भी तो 30 था, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने चेक भी कर लिया, और करेक्ट ऑप्शन इजीली समझ में आता है कौन सा होगा, ऑप्शन ए. राइट स्टूडेंट्स, वैसे तो आप ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते थे, पर इतनी सिंपल कैलकुलेशन है कि आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैं एक बार साइड में हटता हूं, आपको कुछ कॉपी करना है कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Right students, so the next question is from 29 January shift 2 attempt again. A parallel plate capacitor consisting of two circular plates. तो जो parallel plates हैं वो rectangular नहीं है, वो कैसी है, circular है, is being charged by a constant current of 0.15 ampere. तो लगातार उनमें करंट फ्लो करवाया जा रहा है और उस वजह से उनका पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, वो उन्होंने बता ही दिया, 7 × 10⁸8. अब आप ये सोच सकते हैं अगर आपने करंट अभी नहीं पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, फिर भी कोई इतना घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन आप फिर भी हैंडल कर सकते हैं. तो Q इज इक्वल्स टू क्या है बोलिए, CV सब लोग जानते हैं, और करंट फ्लो हो रहा है इसलिए चार्ज चेंज हो रहा है, और चार्ज चेंज हो रहा है इसलिए ही वोल्टेज चेंज हो रहा है. तो आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल्स टू dQ/dt, यानी कि हम लिख सकते हैं dQ/dt इज इक्वल्स टू CdV/dt. तो पोटेंशियल हर पल चेंज हो रहा है और जिस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें दे रखा है. तो करंट, इसको हम करंट लिख सकते हैं. करंट की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 0.15. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको समझने में. और C की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट A/d, और dV/dt की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, 7 × 10⁸8. एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 नहीं बल्कि 9 × 10⁻12 लेनी है, तभी आपका इंटीग्रल आंसर, न्यूमेरिकल आंसर मैच होगा. तो ये उन्होंने क्लियरली बता रखा है. तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं लिख देता हूं 9 × 10⁻12, और एरिया की जगह मैं लिख देता हूं पाई × r². रेडियस साफ साफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय d जो कि हमें पता करना है, इंटू 7 × 10⁸8. कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा, और आंसर आएगा 1320 × 10⁻⁻6, जिसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 1320 माइक्रोमीटर. यानी यहां पे जो न्यूमेरिकल या इंटीग्रल आंसर आपको
फिल करना था वो कितना था 1320। राइट स्टूडेंट्स, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट का कॉन्सेप्ट भले ही आ गया हो पर फिर भी ये बहुत ही मैनेजेबल है, इतना तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ाई है। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 January shift 2 का ये क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर। एनर्जी डेंसिटी कांट गेट इजियर देन दिस। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था एनर्जी डेंसिटी का? तो हाफ सी वी स्क्वायर हमारी एनर्जी होती थी, जैसा आप लोग जानते ही हैं। और फिर हम इसको कैसे लिख लेते थे स्टूडेंट्स? हाफ सी को हम लिख लेते थे एप्सिलन नॉट ए बाई डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वी को आप चाहो तो वी भी लिखे रहने दे सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? ई इंटू डी। ऐसा करने पे क्या होता था, आपको जस्ट एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। अब ए इंटू डी क्या होता था? जो प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है, तो इसको हम वॉल्यूम लिख देते थे और वॉल्यूम को इधर ले जाके डिवाइड कर देते थे, तो इसे हम कहते थे स्मॉल यू या फिर लोअर केस यू, जिसका मतलब होता था एनर्जी डेंसिटी, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है? हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है मेरे हिसाब से। क्या क्या दे रखा है हमें? कैपेसिटेंस दे रखी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, और हमारे से क्या पूछा जा रहा है? एनर्जी डेंसिटी। चलिए स्टूडेंट्स, तो कर सकते हैं इसको जल्दी से हैंडल हम लोग। कैसे कर लेते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होगी? तो या फिर हम सीधे इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर अप्लाई करके, पर उसके लिए हमारे को ई की वैल्यू की जरूरत है। किसकी वैल्यू की जरूरत है स्टूडेंट्स? ई की। तो ई कितना है जल्दी बोलिए? तो ई होगा, आप समझते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि V बाई डी। तो अगर V बाई डी हम इसको करते हैं तो V कितना दे रखा है? 20, और D हमें दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोमीटर यानी 10 की पावर -6। इस तरीके से मैंने इसको हैंडल कर लिया। तो E कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ एप्सिलन नॉट की जगह हम ऑलमोस्ट वही 9 इंटू 10⁻⁻12 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करनी है, ऑप्शंस देख के भी पता चल रहा है। और ई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 इंटू 10⁻14। इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 9 इंटू 2 यानी 18 इंटू 10⁻² जूल पर मीटर क्यूब, यानी कि आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो आपको मैंने एक बार क्विकली रिवाइज करवा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट होता था एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप एकदम से भूल भी गए थे, वैसे तो भूलने नहीं चाहिए, तो यूनिट देख के भी आप समझ सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इस जूल पर मीटर क्यूब में मेंशन्ड है। इसका मतलब आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना था। और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, वाया सी भी आप इसको कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। जल्दी कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कौन से अटेम्प्ट से है? तो ये है 28 जनवरी शिफ्ट 1। 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी। ठीक है, 2 कैपेसिटर है। वैसे अभी हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा तब तो कर ली होगी, वरना अभी हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ते हैं तब हम सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात नहीं करते हैं। पर फिर भी आप अगर सोचिए, कोई कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या सेल से कनेक्ट करते हैं और स्विच को क्लोज करते हैं t = 0 पे, तो कैपेसिटर शुरू में चार्ज लेना इजीली अलाउ करेगा। पर जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती जाएगी, उसकी फर्दर चार्ज लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसीलिए Q वर्सेस T ग्राफ जब आप देखेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो हमेशा ऐसा होगा कि शुरू में तो चार्ज रैपिडली बढ़ रहा है, पर फिर धीरे धीरे चार्ज लेने की टेंडेंसी उसकी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि उसका पोटेंशियल भी बढ़ते बढ़ते बैटरी के इक्विवेलेंट पहुंचता जाएगा और फर्दर ये चार्ज लेना बंद कर देगा और स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी फर्दर चार्ज और ये ले नहीं सकता इस पर्टिकुलर बैटरी से। खैर, जो भी हो, स्टेडी स्टेट चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? C इंटू वी। ठीक है,
तो अगर यहां पे ये दे रखा है कि दो कैपेसिटर्स है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है सेम ही बैटरी से, तो दोनों की वोल्टेज तो फाइनली सेम ही है, यानी किसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि C2 वाला ग्राफ ज्यादा ऊपर जा रहा है एज कंपेयर टू C1 वाले ग्राफ के, तो अगर Q2 की स्टेडी स्टेट वैल्यू Q1 से ज्यादा है, इसका मतलब C2 की वैल्यू C1 से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब आंसर या तो A होगा या तो D होगा। अब जहां तक बात है एनर्जी की, तो एनर्जी तो आप समझते ही है, यहां पे जो फॉर्मूला सही रहेगा वो रहेगा हाफ CV², क्योंकि दोनों को सेम वोल्टेज मिल रही है, तो एनर्जी भी C के प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है वो ही लास्ट में ज्यादा एनर्जी एक्वायर करेगा, और इसलिए हमारा आंसर हो जाता है C2 ग्रेटर देन C1 और U2 ग्रेटर देन U1, जो कि बहुत इजीली आप लोग संभाल सकते हैं क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो अगर आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं भी पता है, मैं कहता हूं, तो भी ये क्वेश्चन ऐसा था जो आप इजीली मैनेज कर सकते थे। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, इसके बारे में कुछ आपको लिखना है लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 24 जनवरी शिफ्ट 1 का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज मेड विद टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स, इस बार ईच ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 माइक्रोमीटर, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेज which are the ways to increase the capacitance by a factor of 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे कैपेसिटेंस क्या है हमारी, एप्सिलॉन नॉट, एरिया को मैं लिख देता हूं L इंटू बी अपॉन डी, राइट। तो L इंटू बी क्या है हमारा, अगर मैं एक बार इसको सेंटीमीटर में ही रहने दूं तो अभी मैं यूनिट्स का ख्याल नहीं कर रहा, तो 3 इंटू 1 और D कितना है हमारा 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस देख रहा हूं L और B तो सेंटीमीटर में ही है और D माइक्रोमीटर में ही है, तो मुझे एक एक करके ऐसा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट करना है जिससे एक एक्स्ट्रा फैक्टर 10 का आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या हो गया, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, L इंटू बी की जगह आ जाता है 30 इंटू 1, मुझे नहीं लगता इससे कोई आसान सवाल हो सकता है, और नीचे आ जाता है 1, यानी यहां पे एक्स्ट्रा फैक्टर, वहां पे तो 1 ही बच रहा था, यहां 30 बच रहा है, यानी ये कैपेसिटेंस तो 30 टाइम्स हो गई, तो ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट 3, ओके, तो ये क्या है 3 इंटू 1 अपॉन 30, यानी यहां तो 1/10 आ गया, यानी उल्टा कैपेसिटेंस 10 टाइम्स डिक्रीज हो गई स्टूडेंट्स। तीसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट 6 इंटू 5 अपॉन 3, यानी 30 अपॉन 3, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, जरूर इसमें कैपेसिटेंस 10 टाइम्स हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 1 अपॉन 10, यानी इसमें तो कैपेसिटेंस इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स फिर से कम हो जाएगी। और आखिरी ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 2 अपॉन 1, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 10 का, इसका मतलब ये भी सही है, यानी सी और ई ओनली सही है, यानी इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है बोर्ड्स में भी इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे जितने इस बार जेई मेंस में आए, और इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई चली गई, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी थे, काफी बिलो स्टैंडर्ड थे, जो नॉर्मली हम जेई मेंस से एक्सपेक्ट करते हैं। खैर लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 1, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, हाफ CV², और C को आप लोग बखूबी जानते हैं, लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्सिलॉन नॉट A/D, और V को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, E इंटू डी। यानी हमारी एनर्जी को लिखने का एक स्टाइल जो हो सकता है वो हो सकता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और एक डी से एक डी कैंसिल, तो ये बच गया A इंटू डी, और इसी को हम वॉल्यूम लिखते थे, कभी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E² हो जाता था। तो यहां पे आंसर जो है वो हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की, तो आंसर क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से,
तो ये है 23rd January shift 2 का a time varying potential difference is applied between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 2.5 microfarad. The dielectric constant of the medium between the capacitor plates is 1, यानी डायलेक्ट्रिक की कोई खास टेंशन हमें नहीं लेनी. It produces an instantaneous displacement current of, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हम आगे जाके एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें ढंग से समझेंगे, पर अभी के लिए आप इसको नॉर्मली करंट की तरह ले लीजिए. ठीक है. इन द इंटरवीनिंग स्पेस बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी. तो फिर से ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है. Q इज इक्वल्स टू सी वी, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी. तो हमें ये करंट जो है ये I लिख दिया हमने, और ये हो गया C dV बाई डी टी. और C क्या हमें सीधे ही गिवन है? हाँ बिल्कुल सीधे ही गिवन है. तो I की जगह क्या पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स में? 0.25 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर में ये डेटा गिवन है. और C की जगह क्या पुट कर दूंगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶. और dV बाई डी टी जो मुझे पता करना है वो वैल्यू यहाँ है. तो dV बाई डी टी जाहिर सी बात है कितना आ गया? तो ये आ गया 0.25 अपॉन 2.5, और यहाँ पे 1000 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया. तो 1000 इंटू 0.25 हमारा हो जाएगा 250. 250 अपॉन 2.5 यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट पर सेकेंड. तो हमें जो यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप आंसर भरना था उसमें हमें 100 भरना था. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी. ठीक है, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ये है 23rd January शिफ्ट 2 का. एट स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. थोड़ा सा करंट का फिर से एप्लीकेशन है. स्टेडी स्टेट की बात हो गई है यानी कैपेसिटर ने बिल्कुल चार्ज लेना बंद कर दिया है, करंट फ्लो होना बंद हो गया है. तो ये करंट यहां से ही घूम जाएगा. भले ही फिर से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ना भी पढ़ रखा हो, तो ये 10 ओम और 15 ओम किस में है स्टूडेंट्स? सीरीज में है. तो करंट जो हो जाएगा वो आपका V बाय आर इक्वलेंट हो जाएगा, यानी 5/25 हो जाएगा, यानी 1/5 एम्पियर. और अगर एक बार आपके पास करंट आ गया है तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर को मिलने वाला है. और कितना है वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स? IR. I की जगह मैं लिख रहा हूं 1/5 और R की जगह लिख रहा हूं 10. तो ये आ जाता है 2 वोल्ट. राइट? कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? 2 वोल्ट. यानी 5 में से 2 वोल्ट इसके पास और 3 वोल्ट इसके पास, जो कि आप वैसे भी सोच सकते थे कि ये 2:3 में डिवाइड होना था, तो 2 और 3 तो होगा. खैर, अब जल्दी से हमारे पास V आ गया. तो स्टेडी स्टेट चार्ज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 माइक्रोफैरेड. और V की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 2. तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 16 माइक्रोकूलम. मेरे को नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो क्योंकि माइक्रोकूलम में ही आंसर भरना है तो आंसर यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 16 फिल करना था. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd January shift 1. Identify the valid statements relevant to the given circuit at the instant when the key is just closed. तो की को जस्ट क्लोज करेंगे बैटरी से, कैपेसिटर का कनेक्शन ऑन हो गया और एकदम से कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज लेना शुरू कर देगा. और उसके बाद धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चार्ज स्टेडी हो जाएगा और ये फर्दर चार्ज लेना बंद कर देगा. क्यों बंद कर देगा? क्योंकि इसके अक्रॉस जो बैटरी के अक्रॉस जो 5 वोल्ट है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी वही 5 वोल्ट आ गया. और फिर उसके बाद कैपेसिटर चार्ज कैसे ले सकता है? क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा. और जहां तक बात है करंट की स्टूडेंट्स, तो करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शुरू में सबसे ज्यादा और धीरे धीरे करंट क्या होते जाएगा? कम. तभी तो इसकी स्लोप कम हो रही है. इसका स्लोप ही तो असल में करंट है. तो स्लोप शुरू में सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे स्लोप क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. यानी करंट इवेंचुअली स्टेडी स्टेट पे 0 हो जाएगा सर्किट में. ऐसा हमने अपनी थ्योरी क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है. खैर, देयर विल बी नो करंट थ्रू रजिस्टर R. ये बिल्कुल गलत है. स्विच क्लोज करते ही तो करंट सबसे अच्छा फ्लो होगा. हाँ, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट क्या हो जाएगा? 0. चलिए ऑप्शन बी क्या है?
देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद की बात हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। ये भी सही है क्योंकि शुरू शुरू में तो पोटेंशियल जीरो होगा, फिर धीरे 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 बढ़ेगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम। ये भी बिल्कुल सही है, चार्ज शुरू शुरू में सबसे मिनिमम है और फिर वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, सी एंड डी ओनली, यानी हमारे इस ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन डी माय डियर स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता, अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी शिफ्ट 1 का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक। Due to the introduction of the dielectric, the extra charge and the change in electrostatic energy। तो बहुत ही आसान है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का सवाल है और यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि बैटरी का कनेक्शन मेंटेन रखा गया है। बैटरी कितने वोल्ट की है स्टूडेंट्स? 100 वोल्ट। और कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस का है? 40 माइक्रोफैरेड। पर जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का, तो इसकी कैपेसिटेंस एकदम से 40 से बदल के कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 80। आप समझते हैं बात? तो पहले कितना चार्ज था इस पे? पहले जो C इंटू वी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 4000 माइक्रोफैरेड माइक्रोकूलम। और बाद में कितनी हो जाएगी C की नई वैल्यू इंटू वी? तो वो हो जाएगा 80 इंटू 100, यानी कितनी हो जाएगी बोलिए? 8000 माइक्रोकूलम। यानी कि इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 4 मिलीकूलम, और इसको आप लिख सकते हो 8 मिलीकूलम। तो बैटरी से जो एक्स्ट्रा चार्ज खींचा जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा 4 मिलीकूलम। ठीक है, तो 4 मिलीकूलम तो एक ही ऑप्शन है इनफैक्ट, तो आंसर तो हमें लगभग पता ही चल गया है, ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में कहीं ना कहीं चार्ज मैच नहीं हो रहा। हमसे सिर्फ पूछा गया है एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो होगा। खैर, अब एक बार चार्ज आ गया, फिर भी एक बार एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी कितना था हमारा? 40 माइक्रोफैरेड, है ना, यानी 40 इंटू 10 की पावर -6, और वी स्क्वायर की जगह आएगा 10 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये 4 और एक 5, 5 में से 6 गया तो 4/2, यानी 0.2 मिली जूल। सॉरी 0.2 जूल, मिली नहीं है यहाँ पे, 0.2 जूल। और बाद में नई एनर्जी क्या हो जाएगी? नई कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर। तो क्योंकि कैपेसिटेंस भी डबल हो गई तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी, यानी 0.4 जूल। यानी 0.2 जूल से 0.4 जूल पे एनर्जी आ गई, यानी एनर्जी में जो चेंज हुआ वो भी कितने का हुआ? 0.2 जूल। और इसीलिए आंसर कौन सा सही हो जाता है? आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, स्पेसिफिकली जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 के। ज्यादातर सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट नेवर माइंड, अगर क्वेश्चन इजी है तो भी क्या हुआ, कंपटीशन तो उतना ही टफ है, तो इसीलिए कट ऑफ काफी हाई गई, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड थे। खैर, ऐसे ही हम अलग अलग चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहेंगे, और आई होप ये वीडियोस आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, अपने लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep working hard, make your parents proud. Bye bye. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.